हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम साहित्य दर्पण का सप्तम परिच्छेद जो है दोष निरूपण उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये जो वन लाइनर क्वेश्चन चले हुए हैं, इसके बाद हम संक्षेप में देखेंगे कि हमने क्या किया है, सप्तम परिच्छेद में क्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें, और यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। तो पहले है, इससे पहले हमने 102 तक कर लिए थे, ये 103वां है। तो उत्प्रेक्षायाम यथा शब्दस्य उत्प्रेक्षा द्योतकत्वे को दोषो भवति। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें जब हम यथा शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा शब्द का उत्प्रेक्षा को बताने के लिए, तो कौन सा दोष होता है? तो वहाँ पर अवाचकत्व नामक दोष होता है। वृत्ति विरुद्धस्य दोषः कस्मिन् अलंकारे प्राप्यते। वृत्ति विरुद्ध जो दोष है वो किस अलंकार में प्राप्त होता है? अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, चलिए। दूसरत्वम नाम दोषः कुत्र गुणो भवेत्। अब आगे है कि दोष गुण कहाँ पर हो जाते हैं, वो वर्णन किया गया है। तो दूसरवतम नाम दोषः जो कहीं पर गुणत्व के रूप में प्रतीत होता है, तो साहित्य दर्पणकार ने बताया कहाँ कहाँ पर। वक्तरी क्रोध संयुक्ते तथा वाच्य समुद्रिते रौद्रादौ तु रसे अत्यंतम दुस्सर्वत्वम गुणो भवेत्। यानी क्रोध से युक्त वक्ता में, वाच्य कहने योग्य बात में, समुद्रते मतलब जो बात कहता है क्रोध से युक्त वक्ता, तो उसमें रौद्र आदि रस में जो दुस्सर्वत्वम नामक जो दोष है वो गुण हो जाता है। अश्लीलत्वम नाम दोषः कुत्र गुणो भवति। अश्लीलत्व नामक दोष जो गुण कहाँ पर हो जाता है? सुरतारंभ गोष्ठी आदौ गुणो भवति। यानी सुरतारंभ यानी संभोग के समय और गोष्ठी आदि में जो गुण हो जाता है। निहतार्थ अप्रयुक्तते कुत्र अदोषो भवेता। यानी निहतार्थ और अप्रयुक्तता नामक जो दोष हैं दो, ये कहाँ पर गुण हो जाते हैं? तो ये श्लेष आदि जो अलंकार हैं उनमें गुण हो जाते हैं। आगे है अप्रतीतत्वम नाम दोषः कुत्र गुणः स्यात्। जो अप्रतीत नामक जो दोष है वो गुण कहाँ पर होता है? वक्तृवाच्य के ज्ञान में या ज्ञान करवाने में, जो परामर्श में जो गुण हो जाता है। कथित पदत्व नामक जो दोष है वो कहाँ पर गुण हो जाता है? तो निम्न जगह पर वो गुण हो जाता है, या पढ़ लेना। संदिग्धत्व नामको दोषः कदा गुणताम याति। संदिग्धत्व नामक जो दोष है वो कब गुण को प्राप्त हो जाता है? तो जहाँ पर व्याज स्तुति पर्यावसायी, जहाँ पर किसी बहाने से किसी की प्रशंसा या निंदा की जाए, वहाँ पर संदिग्धत्व नामक जो दोष है वो गुण हो जाता है। कष्टत्व श्रु दुष्स्रवत्व कुत्र गुणताम प्राप्नुता। यानी कष्टत्व और दुष्स्रवत्व ये दो दोष हैं, ये कहाँ पर गुण को प्राप्त हो जाते हैं? वक्ता के प्रतिपाद्य विषय में, और व्याकरण जहाँ पर मुख्य हो वहाँ पर ये गुण हो जाते हैं। ग्राम्यत्व दोष कुत्र गुणो भवति। ग्राम्यत्व दोष कहाँ पर गुण हो जाता है? अधमानाम जनानाम उक्तिषु। यानी जो नीच लोग हैं उनकी उक्तियों में जो ग्राम्य दोष है वो गुण हो जाता है। अग्रे वर्तते निर्हेतुता दोषः कुत्र दोषत्वं न गच्छति। निर्हेतुता जो दोष है वो कहाँ पर दोष नहीं होता? वो ख्याति के अर्थ में दोष नहीं होता। ख्यात विरुद्धत्व नामको दोषः कुत्र गुणो भवति। यानी ख्याति से विरुद्ध जो दोष है वो कहाँ पर गुण हो जाता है? कवियों के समय में, कवि समय में वो गुण हो जाता है। तो कवि समय कौन कौन सा है, कहाँ पर होते हैं, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको रोक कर। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका आप पूरा पढ़ लीजिए। आगे है न्यून पदत्व दोषः कुत्र गुणो भवति। न्यून पद यानी जहाँ किसी पद की कमी हो तो वहाँ पर वो गुण कहाँ पर हो जाता है? तो आनंद मग्न उक्ति में गुण हो जाता है वो। व्यभिचारिणः स्वशब्देन उक्तो कुत्र दोषो न भवति। जब व्यभिचारी जो स्वशब्द वाच्यता है वो कहाँ पर दोष नहीं होता है? वो अनुभाव विभाव भ्याम रचना उचिता न भवेत्। जहाँ पर अनुभाव और विभाव के द्वारा रचना उचित नहीं होती वहाँ पर व्यभिचारी जो दोष नहीं रहता, जब उसको बोल दिया जाए तो।
रसानां विरोधितायाः अविरोधितायाश्च कतिधा व्यवस्था कृता। रसों की विरोधिता या अविरोधिता की कितनी व्यवस्था की गई? 3 व्यवस्था है, निरंतरता, आश्रयता या आलम्बनता। कुत्र सर्वेषां दोषाणां दोषता नैव मन्यते। कहाँ सभी दोषों की दोषता नहीं मानी जाती? अनुकरण में सभी दोषों की दोषता नहीं मानी जाती, वो सभी को गुण माना जाता है। तो साहित्य दर्पण का सप्तम परिच्छेद का मुख्य वर्णीय विषय क्या है? दोषों का विवेचन। ठीक है, ये तो था हमारा एक एक लाइनर प्रश्न था। अब हम इसका संक्षेप में सार देखते हैं। ठीक है, चलिए। साहित्य दर्पण का जो सप्तम परिच्छेद है वो काव्य दोष से संबंधित है। ठीक है, काव्य में 5 प्रकार के दोष हैं। तो चलिए, तो मम्मट ने भी इसके और बहुत सारे आचार्यों ने दोषों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले जो है मम्मट दोष के बारे में क्या कहते हैं कि मुख्यार्थ हतिर दोष है, यानी मुख्य अर्थ का अपकर्ष जो करता है ऐसा तत्व दोष कहलाता है। ठीक है, मुख्य अर्थ का जो अपकर्ष करने वाला जो तत्व है वो दोष कहलाता है। तो रस ही मुख्य होता है, तो रस के जो बाधा उत्पन्न करता है वो दोष होता है। ठीक है, मम्मट ने जो दोष है वो 3 प्रकार के माने थे, रस दोष, अर्थ दोष, पद दोष। ठीक है, आगे है जो क्या है फिर विश्वनाथ जी हुए हैं वो 5 प्रकार के दोष मानते हैं, पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रसगत। तो अब देखिए पदगत दोष कौन कौन से होते हैं। इसके 16 भेद माने हैं, कौन कौन से हैं? तो आप एक एक करके सब पढ़ेंगे ही, इनका आप देखिए। सबसे पहले श्रुति कटु, जो सुनने में कठोर लगे, यानी जो क्या बोलते हैं मम्मट के अनुसार क्या है कि जो रस का अपकर्षक यानी जो श्रुति कटु यानी सुनने में कठोर वर्ण जो होता है वो वहाँ पर श्रुति कटु नामक दोष होता है पद के अंतर्गत। और विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो परुष वर्ण है ये भी कठोर वर्ण का है। ठीक है, जो कानों को दुखी करे वह दुष्श्रवता नामक या श्रुति कटु दोष होता है। च्युत संस्कृति यानी जिसमें व्याकरण का संस्कार न हो, यानी जो व्याकरण के नियम के अनुसार न हो, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अप्रयुक्तता नामक दोष कहाँ आता है? जो कोश में तो उसका अर्थ पढ़ा जाता हो, यानी कोई भी शब्द है कोश वगैरह में उसका मीनिंग आता हो, वही अर्थ होता हो, लेकिन कवि उसको न माने तो उसको अप्रयुक्तता दोष होता है वहाँ पर, यानी कवियों के द्वारा प्रयुक्त न होना। ठीक है, आगे है असमर्थ यानी कोई शब्द हमने प्रयोग कर दिया लेकिन वो उसके अर्थ को न बता पाए, उसमें उस अर्थ को बताने की शक्ति नहीं है, तो वहाँ पर असमर्थ होता है। जैसे हंती का मतलब जाना भी होता है, लेकिन हम जाने अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है ये मारने अर्थ में है, तो ये मतलब जाने का अर्थ अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा, तो इसलिए क्या है ये असमर्थता का दोष है। निहितार्थ दोष कहाँ पर होता है कि किसी पद के 2 अर्थ हैं, एक प्रसिद्ध है और एक अप्रसिद्ध, तो जब दोनों में से अप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग किया जाए, अप्रसिद्ध अर्थ को प्रयुक्त किया जाए उस शब्द को, तो वहाँ पर निहितार्थ नामक दोष होता है। अनुचितार्थ यानी जहाँ पर किसी पद से किसी शब्द से अनुचित अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पर अनुचितार्थ नामक दोष होता है। निरर्थक, जहाँ पर केवल किसी छंद को पूरा करने के लिए या पद पूर्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर निरर्थक दोष होता है। ठीक है, यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे है अवाचक तो दोष कहाँ पर होता है? मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कोश ग्रंथों में उस शब्द का अर्थ नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पर अवाचक तो नामक दोष होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे हमने उपसर्ग विसर्ग लगा दिया, कोई ऐसा अन्य शब्द लगा दिया कि वो कोश जो ग्रंथ है उसमें वो अर्थ न मिल पाए, तो वहाँ पर अवाचकत्व नामक दोष होता है। अश्लीलता जो है 3 प्रकार की होता है, व्रीडा है, ये क्रीडा नहीं है, व्रीडा मतलब लज्जा जिसमें आए,
जुगुप्सा नफरत, अमंगल मतलब अनिष्ट। तो ये 3 प्रकार की अश्लीलता जहाँ पर होती है वहाँ पर अश्लीलता नामक दोष होता है। संदिग्ध, जहाँ पर संदेह हो, ठीक है, जहाँ पर किस अर्थ में पद का प्रयोग किया जाए ये संदेह हो जाए तो वहाँ पर संदिग्धत्व नामक दोष होता है। अप्रतीत, अप्रतीत मतलब जो प्रतीत न हो, यानी जो केवल किसी एक विशेष स्थान पर ही प्रयोग होता हो, बाकी अन्य जगह उसका प्रयोग न हो, तो वहाँ अप्रतीत नामक दोष होता है। यानी जो केवल विशेष शास्त्र में प्रसिद्ध है लेकिन बाकी अन्य जगह प्रसिद्ध न हो, पारिभाषिक शब्द न हो, तो उसको अप्रतीत नामक दोष होता है। आगे है ग्राम्यतो। ग्राम्यतो जो केवल सामाजिक लोगों में प्रयोग होता है, ग्राम्य लोगों में जो प्रयोग होता है, काव्य शास्त्र आदि में प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पर ग्राम्यतो दोष होता है। नैयार्थ, कुछ क्या है रूढ़िवादी होती हैं, कुछ प्रयोजन लक्षणाएं होती हैं, तो जिसमें निषिद्ध लक्षणा वाला पद हो वो नैयार्थ दोष होता है वहाँ पर, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना एक बार पूरे को। क्लिष्टतम दोष, यानी हमने कोई शब्द प्रयोग कर दिया, वो अर्थ तो दे रहा है उसका, लेकिन बड़ी मतलब कठिनता से उसके अर्थ का पता चले या उसके अर्थ की जो प्रतीति है बड़ी कठिनता से हो, तो वहाँ क्लिष्टतम नामक दोष होता है। अविमृष्ट विधेयांश, जहाँ विधेयांश को प्रधानता से निर्देश नहीं किया जाए, मतलब मुख्य रूप से विधेय अंश को न रखा जाए, वहाँ पर अविमृष्ट विधेयांश दोष होता है। चलिए आगे चलते हैं। विरुद्धमतीकृत, विरुद्धमतीकृत यानी जो अर्थ बताना चाहे उसके उल्टा कोई अर्थ निकल रहा हो किसी शब्द का, तो वहाँ पर विरुद्धमतीकृत दोष होता है, ठीक है। तो ये 16 दोष थे पद दोष। पदांश दोष है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आचार्य मम्मट ने पदांश जो जो दोष हैं जो वो 7 माने, ठीक है। जो च्युत संस्कार, असमर्थ, निरर्थक, इन 3 पद दोषों को छोड़कर बाकी सभी को पदांश में भी माना है। चलिए देखते हैं। तो इनमें क्या है, तो ये मतलब इनका अलग से इन्होंने वर्णन नहीं किया है, तो वही है पद में पदांश में भी दोष, ये इन 3 को छोड़ दो, बाकी जितने 14 रह गए वो सब क्या है, वो पदांश दोष हो गए, ठीक है। पदांश दोष कोई 6 मानता, कोई 5 मानता, कोई 4 मानता, ये अलग अलग माने गए। वाक्य दोष, वाक्य में जो दोष रहते हैं, ठीक है, तो वाक्य में जो दोष रहते हैं वो 13 दोष होते हैं। च्युत संस्कार, असमर्थ और निरर्थक। ये जो पदगत दोष हैं इन में से इन तीनों को निकाल दो, 16 में से उन 3 को निकाल दो, शेष जो 13 रह गए वो वाक्य दोष में भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, यदि इनकी परिभाषा। बाकी और भी मम्मट ने इन 13 वाक्य दोषों के अलावा 21 वाक्य दोषों का वर्णन किया है, और कविराज विश्वनाथ ने 23 दोषों का वर्णन किया वाक्य दोषों का, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। प्रतिकूल वर्णता, प्रतिकूल वर्णता यानी जो मान लीजिए श्रृंगार रस है उसके अनुकूल वर्णों का प्रयोग न होकर वीर रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहाँ क्या प्रतिकूल वर्णता नामक दोष होता है, यानी विपरीत वर्णों का प्रयोग। दूसरा है उपहित विसर्ग, उपहत विसर्गता, यानी जहाँ विसर्ग को ओ हो जाए तो वहाँ पर क्या है, उपहत विसर्गता नामक दोष होता है। विसंधि, विसंधि मतलब बुरी संधि, संधि को अलग अलग करना, अश्लीलता प्रकट हो संधि से, या संधि के कारण वाक्य का अर्थ प्राप्त करने में, वाक्य का अर्थ का ज्ञान होने में कष्टता का अनुभव हो, तो वहाँ पर विसंधि नामक दोष होता है, ठीक है। चलिए आगे है लुप्त विसर्गत्व। लुप्त विसर्गत्व यानी विसर्ग का जहाँ पर लोप हो जाए वहाँ लुप्त विसर्गता नामक दोष होता है। हतवृत, हतवृत मतलब छंद को
मारना, जहाँ मतलब जिन सब पदों के, जिन वाक्यों के कारण छंद अच्छा ना लगे, सुनने में बुरा लगे, तो वहाँ पर हत वितत्व नामक दोष होता है। तो ये इनके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, या पढ़ लीजिए। न्यून पद मतलब किसी इच्छित अर्थ का जो वाचक शब्द है वो वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया हो, यानी किसी पद की न्यूनता होना वाक्य में और वो प्रयोग करना जरूरी हो, तो वहाँ न्यून पदत्व नामक दोष होता है। अधिक पद वाक्य दोष, यानी जहाँ कहे गए पदों से भी कोई और अनावश्यक रूप से कोई और शब्द रख दिया जाए, वहाँ अधिक पद वाक्य दोष होता है। कथित पद रूप वाक्य दोष, जहाँ एक ही वाक्य में बिना किसी आवश्यकता के कोई किसी शब्द को बार बार कह दिया जाए, किसी रूप को बार बार कह दिया जाए, वहाँ पर कथित पद रूप वाक्य दोष होता है। ठीक है, चलिए पदत प्रकर्ष। पदत प्रकर्ष यानी आरंभ में, शुरू में अच्छी बढ़ाई करना, फिर धीरे 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 करके उसकी बेइज्जती कर देना, वो पदत प्रकर्ष नामक दोष होता है वहाँ पर। ठीक है, या फिर पहले उसकी बेइज्जती करना या किसी की निंदा करना, फिर धीरे धीरे उसको इतना बढ़ा चढ़ा देना कि वो देवता के समान उसका वर्णन कर देना, तो वहाँ पदत प्रकर्ष नामक दोष होता है। समाप्त पुनरात्म, समाप्त पुनरात्म यानी समाप्त होने के बाद पुनरात्म यानी फिर से प्राप्त हो जाना, तो वहाँ पर यानी कोई अर्थ जो है वाक्य में विवक्षित है उसको कह दिया, लेकिन फिर से वाक्य में कोई अर्थ निकल जाए, तो वहाँ समाप्त पुनरात्म नामक दोष होता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्धांतरिक वाचकता यानी वाक्य के पूर्वार्ध भाग में जो उत्तरार्ध पद को चाहता है, मतलब जहाँ वाक्य के पहले आधे भाग में बाद वाले आधे भाग का पद हो जाए और बाद वाले आधे भाग में पूर्वार्ध का आधा पद हो जाए, वहाँ अर्धांतरिक वाचकता नामक दोष होता है। अभवन मत संबंध, जहाँ पर पदों में कोई इष्ट संबंध विद्यमान ना हो, वहाँ पर अभवन मत संबंध नामक दोष होता है। अनभिहित वाच्यता, जहाँ पर कोई शब्द कहना जरूरी हो, कोई वाक्य में किसी शब्द की आवश्यकता जरूरी हो लेकिन उसे न कहा जाए, वहाँ अनभिधान नामक दोष होता है। ठीक है, आगे अस्थानस्थ पदता। अस्थानस्थ यानी जहाँ उचित स्थान पर न रखना, यानी जिस किसी पद का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया हो, वहाँ अस्थानस्थ पदता नामक दोष होता है। अस्थानस्थ समासता, समासता मतलब समास करना, जहाँ पर किसी वाक्य का बिना किसी जहाँ उसका समास नहीं करना चाहिए वहाँ समास कर दिया जाए, तो वहाँ पर अस्थानस्थ समासता नामक दोष होता है। संकीर्णता, संकीर्णता मतलब संकुचित करना, छोटा करना, जहाँ पर एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य में घुस जा दिए जाएं, वहाँ पर संकीर्णता नामक दोष होता है। गर्भितता दोष, गर्भितता मतलब इसमें संकीर्णता तो में तो होता है कि शब्द घुसा देना, लेकिन गर्भितता में होता है कि एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य ही पूरा घुसा देना, वहाँ गर्भितता नामक दोष होता है। प्रसिद्धि विरुद्धता, प्रसिद्धि विरुद्ध यानी जो प्रसिद्धि के विरुद्ध हो, जैसे भगवान विष्णु को त्रिशूल लेके दौड़ रहे हैं ऐसा दिखाया गया है, लेकिन भगवान विष्णु कभी उनका त्रिशूल प्रसिद्ध नहीं है, भगवान विष्णु का जो क्या बोलते हैं चक्र प्रसिद्ध है, तो इस कारण वो प्रसिद्धि विरुद्धता नामक दोष वहाँ पर आ जाता है। भग्न पराक्रमता, जहाँ पर प्रकरण यानी कोई घटना चल रही हो और उसका भंग हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो वहाँ पर भग्न पराक्रमता नामक दोष होता है। अकर्मता दोष, कर्म का अभाव हो, जहाँ पर यानी किसी को आगे रख देना कहीं पर पीछे, किसी को पीछे, जिसको आगे रखना वो, तो वहाँ पर अकर्मता दोष होता है, जहाँ कर्म नहीं हो। भग्न पराक्रमता और इसमें है कि इसमें भग्न पराक्रमता यानी शुरू में क्रम से चलता है, लेकिन बीच में कहीं पर गड़बड़ा जाता है और फिर वो क्रम भंग हो जाता है, लेकिन अकर्मता दोष में शुरू से ही गड़बड़ चलता है, यानी आगे पीछे चलता है। अमत प्रार्थता दोष, जो अर्थ प्राकृत अर्थ के विपरीत हो, वहाँ पर अमत प्रार्थता नामक दोष होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मम्मट जो है 21 वाक्य दोषों का वर्णन करते हैं,
लेकिन विश्वनाथ जी 23 दोष बोलते हैं। जो मम्मट जी ने भी संधि नामक दोष बताया है उसके 3 भेद थे, तो विश्वनाथ जी उसको अलग अलग गिनते हैं। तो यदि उनको अलग अलग गिनेंगे तो 23 हो जाएंगे, यदि विसंधि के तीनों भेदों को एक ही मानेंगे तो 21 भेद होंगे। ठीक है, तो ये हो गए 23। आगे है अर्थदोष। अर्थदोष भी 23 है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, अपुष्ट अर्थदोष। अपुष्ट अर्थदोष मुख्य अर्थ का जो अनुपकारक, यानी जो उपकारक न हो मुख्य अर्थ का, तो ऐसे किसी पदार्थ की योजना हो जाए तो वहाँ अपुष्ट अर्थ दोष होता है। कष्टार्थ दोष, जहाँ पर कोई अर्थ बड़ी मुश्किल से जिसका ज्ञान हो वहाँ कष्टार्थ दोष होता है। व्याहतत्व दोष। व्याहतत्व दोष यानी जहाँ किसी को पहले बढ़ा चढ़ा कर या घटिया दिखा दिया जाए, बाद में उसका उल्टा कर दिया जाए, यानी पहले जिसको प्रशंसा की जाए बाद में उसकी बेइज्जती कर दे, वही है। ठीक है, व्याहतत्व दोष। पुनरुक्तत्व दोष, यानी जहाँ किसी अर्थ को बार बार कह दिया जाए वहाँ पुनरुक्तत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व मतलब जहाँ कर्म का औचित्य न हो, अनुचित्य देखा जाए, वहाँ दुष्कर्मत्व अर्थ दोष होता है। ग्राम्य दोष, जहाँ ग्रामीण अर्थों का, ग्रामीण शब्दों का अर्थों का प्रयोग कर दिया जाए, ग्रामीण अर्थ ले लिया जाए, ग्रामीण अर्थों के हिसाब से बोला जाए कोई, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। संदिग्ध दोष, जहाँ संदेह देखा जाए तो वहाँ संदिग्धत्व दोष होता है। आगे निर्हेतुत्व दोष। बिना निर्हेतु मतलब बिना किसी हेतु के ही अर्थ को दिखा दिया जाए तो वहाँ निर्हेतुत्व दोष होता है। प्रसिद्धि विरुद्धता, प्रसिद्धि के विरुद्ध जो दो हो तो प्रसिद्धि विरुद्धता दोष होता है। विद्या विरुद्धता, विद्या विरुद्धता मतलब विद्या के विरुद्ध हो, यानी व्याकरण में के विरुद्ध जो हो वो वहाँ विरुद्धता नामक दोष, विद्या विरुद्ध नामक दोष होता है। ठीक है, यानी व्याकरण का नियम न चलता हो। अनविकृत, अनविकृत जिसमें नया न किया गया, बार बार एक ही शब्द को पीटा जाए, बार बार 4-5 बार वाक्य में उसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वहाँ पर अनविकृत दोष होता है। सनियम प्रवृत्त, जिसको बिना ही नियम के प्रयोग कर दिया जाए, बिना ही नियम के जहाँ जिसको बोला जाए वहाँ सनियम परिवर्तन नामक दोष होता है। अनियम मतलब उसको बिना किसी नियम के बोलना हो लेकिन उसको नियम की सीमा में बांध कर देखा जाए, वहाँ अनियम परिवर्तन नामक दोष होता है। विशेष परिवर्तन, जहाँ विशेष के बदले सामान्य से जिसका कह दिया जाए तो वहाँ विशेष परिवर्तन नामक दोष होता है। अविशेष परिवर्तन, जहाँ पर सामान्य कथन के बदले विशेष कथन कर दिया जाए वहाँ पर अविशेष परिवर्तन नामक दोष होता है। साकांक्षता, यानी जिसमें कुछ आकांक्षा तो बनी रहती है लेकिन किसी का कुछ बताया नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, तो वह साकांक्षता नामक दोष होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपदयुक्तता अर्थदोष। आपदयुक्तता यानी अनावश्यक जो पद है उनका संयोजन करना आपदयुक्तता नामक अर्थदोष होता है। सहचर भिन्नता, सहचर भिन्नता यानी जो विरुद्ध वर्णन करे या सहचर मतलब भिन्न हो, दोनों अलग अलग अर्थदोष अर्थों का प्रयोग होता हो तो वहाँ पर सहचर भिन्नता नामक अर्थदोष होता है। प्रकाशित विरुद्धता, प्रकाशित विरुद्धता यानी जो इष्ट अर्थ है उसको न बताकर उसके विरुद्ध अर्थ की प्रतीति करवाए, वहाँ प्रकाशित विरुद्धता नामक अर्थदोष होता है। विधि आयुक्तता, विधि आयुक्तता यानी जो विधेय अर्थ जो होता है उसकी समुचित अच्छे प्रकार से उसकी प्रस्तुति न करना, तो जो विधि के अयोग्य हो तो वहाँ पर विधि आयुक्तता नामक अर्थदोष होता है। अनुवाद आयुक्तता, अनुवाद आयुक्तता यानी जो अनुवाद के लिए युक्त न हो, ऐसे जहाँ पर दोष हो वहाँ पर अनुवाद आयुक्तता नामक दोष होता है। समाप्त पुनरात्वम, व्यक्त पुनः स्वीकृता हुआ, यानी जहाँ पर एक अर्थ को व्यक्त कर दिया फिर से वो पुनः उसका प्रतिपादन कर दिया जाए, उसको फिर से कह दिया जाए, वहाँ समाप्त पुनरात्वम नामक दोष होता है।
अश्लील तो ये 3 प्रकार का होता है, व्रीडा, जुगुप्सा, अमंगल। ये क्रीडा नहीं है, व्रीडा, व्रीडा, जुगुप्सा, अमंगल। आगे 5वां दोष है जो रस दोष है। रस दोष के बारे में भी जो मम्मट ने जो 14 रस दोष माने हैं, लेकिन विश्वनाथ जी ने 13 रस दोष माने हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, चलते हैं। रस की स्व शब्दवाच्यता, या जहाँ पर रस को बोल दिया जाए, ठीक है, जहाँ रस का कथन कर दिया जाए। स्थायी भाव की स्व शब्दवाच्यता, रस के स्थायी भाव कौन से होते हैं? जो श्रृंगार का रति होता है स्थायी भाव, हास्य का हास होता है स्थायी भाव। तो ऐसे जो स्थायी भाव का कथन कर दिया जाए जहाँ पर वाक्य में, तो वहाँ स्थायी भाव की स्व शब्दवाच्यता नामक दोष होता है। व्यभिचारी, निर्वेद, ग्लानि, शंका जो भी है आदि उनका कथन कर दिया जाए वाक्य में, तो वहाँ व्यभिचारी भाव की स्व शब्दवाच्यता नामक दोष होता है। अनुभावों की कष्ट कल्पना, जहाँ पर अनुभावों का ये बड़ी मुश्किल से पता चला है कि ये किस रस के लिए प्रयोग हुआ है, कहाँ किस रस का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ पर ये दोष होता है, ठीक है। विभावों की कष्ट कल्पना, वहाँ अनुभाव की जगह विभाव रख लो, तो रस में ये पता ना चल सके सामान्य रूप से कि ये किस रस का है, किस रस का विभाव है, तो वही विभाव की कष्ट कल्पना नामक दोष होता है। प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, यानी फिर जो जिस रस के लिए हमें जो विभाव होते हैं उनके प्रतिकूल यानी उनके विपरीत विभाव आदि का वर्णन हो जाए, तो वहाँ पर ये दोष होता है। पुनः पुनः दीप्ति, यानी बार बार उद्दीपित होना, जहाँ अनावश्यक रूप से रस बार बार उद्दीपित होने लगे, वहाँ पर ये दोष होता है। अकांड में रस विस्तार, यानी बिना किसी अवसर के ही रस का विस्तार करने लग जाएं, तो वहाँ पर ये दोष होता है। अकांड में रस छेद, यानी बिना किसी अवसर के ही रस का विच्छेद कर देना, रस को रोक देना, रस का बाधा उत्पन्न हो जाना, वहाँ पर रस छेद नामक ये दोष होता है। अंगभूत रस भाव आदि का अधिविस्तार, देखिए ये क्या कहता है, काव्य में के जो अंग होते हैं प्रधान रस, जैसे रति, श्रृंगार, हास्य, कोई भी प्रधान है, तो इनमें से जो ज़्यादा विस्तार के डर से रस का अपकर्ष हो जाए, वहाँ पर ये दोष होता है। अंगिरस का न अनुसंधान, जहाँ अंगिर प्रधान रस है, उसके पात्र हैं नायक नायिका का विस्मरण हो जाए, वहाँ पर ये दोष होता है। प्रकृति विपर्य, तो 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, दिव्या, दिव्य और दिव्या दिव्य, तो इनका विपर्य मतलब विपरीत हो जाना, ठीक है, ये भी रस दोष के अंतर्गत आता है। अप्रधान रस का कथन, यानी जो वाक्य में प्रधान नहीं होता ऐसे रस का वर्णन कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी अप्रधान रस नामक दोष होता है। अर्थ अनौचित्य, जहाँ अर्थ का औचित्य न हो, वहाँ पर ये दोष होता है, ठीक है। तो ये 14 दोष मम्मट ने माने हैं, 13 उसने क्या बोलते हैं विश्वनाथ जी ने माने हैं। कुछ लोग अलंकार दोष भी मानते हैं, तो अलंकार दोष नहीं माने हैं साहित्य दर्पणकार जी ने। मैं आपको ये टेलीग्राम पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो है अनुप्रास में कौन कौन से दोष होते हैं, यमक में कौन सा दोष आता है, उपमा में कौन सा दोष आता है, इसमें सब मेंटेन किया हुआ है। तो ये आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उससे कुछ ना कुछ लाभ लेते रहें, ठीक है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।